हमारे पास चैप्टर नंबर 2, कई बुक्स में इसको चैप्टर नंबर 3 में भी दर्शाया गया है, क्योंकि पहले वाला चैप्टर जो है वो उसके 2 पार्ट्स बना दिए गए हैं। तो हम इसी तरह से करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आता है हमारे पास उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो खरीदार जो वस्तुओं सेवाओं को खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हम कोई वस्तुएं बाज़ार में जाकर खरीदते हैं तो हम उसे अपने आप को उपभोक्ता कहेंगे। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज करते हैं, तो डॉक्टर ने जो हमारे ट्रीटमेंट की है तो हम उसे उन सेवाओं का उपयोग करना उपभोग कहलाएंगे। हम किसी की भी सेवाओं का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं तो उसे उपभोग कहेंगे। तो उपभोग का मतलब है आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की गई वस्तु सेवाओं का उपयोग। इन वस्तुओं का उपयोग करने वाले को कहते हैं इंग्लिश में कंज्यूमर, और हिंदी में कहते हैं उपभोग या उपभोक्ता। उपभोग उन वस्तुओं का यूज़ करना, उपभोक्ता जो करने वाला है उसे उपभोक्ता कहेंगे। अपनी आवश्यकताएं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करने को ही उपभोग कहेंगे। ये तो था साधारण शब्दों में उपभोक्ता किसे कहेंगे। या अब आता उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन मतलब उपभोक्ता कब संतुलन में होता है, कब वो परफेक्ट अच्छी स्थिति में होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। तो वो उस स्थिति होती है जब हम अपनी सीमित आय वस्तु सेवाओं पर खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी सीमित आय जो लिमिटेड इनकम है उसको वस्तु सेवाओं पर, जो हमें ज़रूरत की वस्तुएं हैं उन वस्तुओं पर खर्च करके जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि देंगी, लाभ देंगी, उन पर खर्च करते हैं, तो उसको हम उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहते हैं। कि अपनी सीमित आय वस्तु सेवाओं पर इस तरह से खर्च करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, संतुष्टि, आवश्यकताएं पूरी हो पाती हैं उसकी। फिर है हमारे पास उपभोक्ता संतुलन की विचारधाराएं। ये 2 तरह की विचारधाराएं होती है, उपयोगिता विचारधारा और तटस्थ वक्र विचारधारा। इस चैप्टर्स में हम उपयोगिता विचारधारा के बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तटस्थ वक्र के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये आगे आने वाली क्लासों में, आपकी बड़ी क्लासों में होगा इसके बारे में। अब है हमारे पास उपयोगिता विश्लेषण विचारधारा क्या है, जिसमें व्यक्ति अपनी सीमित आय मतलब लिमिटेड इनकम है, लिमिट में है इनकम, से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। जो कम आय है उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहता है, उसे उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। इसकी कुछ मान्यताएं भी हैं। इसकी मान्यताएं हैं नंबर 1, जैसे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती, मतलब चाहे 1 रुपया है चाहे 100 रुपये है, ये मान लिया जाता है कि आपको वो दोनों एक बराबर संतुष्टि देते हैं। मतलब 100 रुपये से भी आपका लगाव उतना ही है जितना 1 रुपये से है। भोक्ता विचारवान है। विचारवान मतलब भोक्ता खुद तर्क से, ध्यान से सोचता है और समझता है। भोक्ता विचारवान है। अब है आय स्थिर रहती है। भोक्ता की ये मान लिया जाता है कि भोक्ता की आय जो है वो स्थिर है, वो ज़्यादा बढ़ती नहीं है न घटती है। भोक्ता को पूर्ण ज्ञान है, उसको पूरा पता है कि कौन सी वस्तुएं किस कीमत पर बाज़ार में बिक रही हैं। आय या उसकी रुचि हो या फैशन हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इन मान्यताओं को ये मान लिया जाता है कि ये मान्यताएं स्थिर रहेंगी। यदि ये मान्यताएं स्थिर रहती हैं तो ही ये नियम लागू होता है। तो हमें इन मान्यताओं को स्थिर मानकर चलना पड़ता है कि इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये नियम लागू होगा। अब है हमारे पास कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपरों में कई बार आ जाता है। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? कुल उपयोगिता का मतलब जो भी इकाइयों का हमने उपभोग किया उसके जोड़ को क्या कहेंगे? कुल उपयोगिता। जैसे 1 रुपये खर्च करने पर कुल उपयोगिता में कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है। 2 रुपये खर्च करके किसी वस्तु से कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है। 3 रुपये खर्च करके किसी वस्तु से कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है। तो इन सब का जोड़ जो होगा वो कुल उपयोगिता कहलाएगा। जैसे 1 रुपया खर्च करके यदि हमने चाय पर 1 रुपया खर्च किया तो उससे कितनी उपयोगिता प्राप्त की है। 2 रुपये खर्च किए तो कितनी उपयोगिता प्राप्त की। 3 रुपये खर्च करके कितनी उपयोगिता प्राप्त की। और 1 से लेकर 3 रुपये खर्च करने कर जितनी उपयोगिता हमें प्राप्त हुई उसके जोड़ को हम कुल उपयोगिता कहेंगे। साथ ये तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन कुल उपयोगिता को हम उसकी परिभाषा के रूप में किस तरह से लिखेंगे, तो किसी वस्तु की कुल
जितनी इकाइयों का उपभोग किया जाता है, किसी वस्तु की कुल जितनी इकाइयों का उपभोग किया जाता है उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता के जोड़ को कुल उपयोगिता कहेंगे। फिर आता हमारे पास सीमांत उपयोगिता। किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं किसी वस्तु की एक इकाई अधिक या कम उपभोग करने के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है। एक इकाई का अधिक उपयोग करेंगे, एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से जो कुल उपयोगिता में अंतर आता है। एक इकाई को उपयोग करेंगे तो उसमें क्या अंतर आएगा कुल उपयोगिता में, दूसरी इकाई का उपयोग करने पर कितना अंतर आता है, पहली इकाई से दूसरी इकाई को माइनस करने पर कितना अंतर का पता लगता है, तो उसे कहेंगे कुल सीमांत उपयोगिता। जैसे पहले हमने सेब पर व्यय किया तो पहले इकाई का सेब पर व्यय 1 रुपया सेब पर व्यय करने से सेब से हमें 10 उपयोगिता प्राप्त हुई। दूसरा रुपया हमने जब सेब पर खर्च किया तो उससे हमें 20 उपयोगिता प्राप्त हुई। तो दूसरी वाली से पहली वाली को अगर माइनस कर दिया जाएगा तो उससे कितना अंतर आता है, तो उसमें 10 का अंतर आएगा। पहली वाली ने हमें 10 उपयोगिता दी थी, जबकि दूसरे रुपये जब हमने खर्च किया तो उसने हमें 20 उपयोगिता दी थी। तो इनके अंतर को सीमांत उपयोगिता कहा जाए। अब जैसे चित्र में दिखाया गया है कि इस तरफ हमने वस्तुओं का उपयोग किया गया है, उपभोक्ता की उपभोग की गई सेब की इकाइयाँ, दूसरी तरफ उपयोगिता जिससे संतुष्टि प्राप्त होती है। हम ये मानते हैं कि जो भी संतुष्टि हमें प्राप्त होती है उसको हम अंकों में बांट सकते हैं, जैसे अंकों में गिन सकते हैं। जैसे 1 कप चाय से हमें 1 संतुष्टि प्राप्त होती है, 2 कप चाय से हमें 2 संतुष्टि प्राप्त होती है। उसी तरह हम ये मानते हैं कि 1 सेब की इकाई का उपयोग करेंगे तो हमें उसकी उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी, 10 प्राप्त होती। यदि हम 2 का उपयोग करते हैं तो हमें उससे संतुष्टि कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। ठीक है जी। उसी तरह यदि हम उसकी 3 इकाइयों का उपयोग करते हैं तो उससे संतुष्टि कितनी प्राप्त होगी, 24 प्राप्त होगी। यदि हम उसकी 4 इकाइयों का उपयोग करते हैं तो संतुष्टि 28 प्राप्त होगी। यदि 5 करते हैं तो संतुष्टि कितनी मिलेगी, 30 मिलेगी। तो इसे कहते हैं हम उपभोक्ताओं को किसी वस्तु का उपयोग करने से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कहेंगे हम कुल उपयोगिता। तो इसी तरह सीमांत उपयोगिता भी है। एक इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता हमें 10 मिलती है, तो सीमांत उपयोगिता भी हमारी 10 होगी। यदि हम उस सेब की 2 इकाइयों का उपयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता हमारी 18 थी। ठीक है जी। उसके बाद क्या है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मतलब एक इकाई अधिक उपयोग किया हमने, 2 इकाइयाँ, एक इकाई पहले से ज़्यादा ली, तो पहली इकाई से दूसरी इकाई को माइनस करेंगे। 18 में से 10 गए, कितने बचे, 8। तो अगली इकाई से पिछली इकाई को माइनस करते चलना है। उसी तरह 24 में से 24 इकाइयाँ प्राप्त हुई, 24 में से 8 गए, बचते हैं हमारे पास 24 में से 8 माइनस करें, बचे 6, 8 नहीं सॉरी 18 माइनस करने पर। कहने का अभिप्राय ये है कि आगे वाली कुल इकाइयों से पिछली वाली कुल इकाइयों को माइनस करते चलते हैं तो उससे हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब है हमारे पास टॉपिक कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या संबंध है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें क्या संबंध पाया जाता है, तो इनमें एक छोटा सा संबंध है, इसे हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध पाया जाता है। ये ऊपर वाला कर्व आपके पास कुल उपयोगिता है और नीचे वाला कर्व आपके पास सीमांत उपयोगिता है। अब हम इसके स्टेप में अध्ययन करेंगे इसका कि किस तरह से एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी में क्या परिवर्तन आता है, एक घट रहा है तो दूसरे में क्या परिवर्तन आता है। हम सीमांत उपयोगिता का कुल उपयोगिता के साथ संबंध को देखने का प्रयास करेंगे। चित्र को देखने से पता लग रहा है कि जैसे जैसे कुल उपयोगिता TU टोटल यूटिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। जैसे O से लेकर A तक कुल उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता जो ये दिखाई गई है पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है और धीरे धीरे कम हो रही होती है। अब है B बिंदु पर कुल उपयोगिता TU B होती है, जबकि सीमांत उपयोगिता MU मार्जिनल यूटिलिटी 0 के बराबर होती है, जैसा चित्र में दिखाया। अब उपभोक्ता और ज़्यादा इकाइयों का यूज़ करता है और ज़्यादा उपयोग करता है तो क्या होता है,
तो कुल उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगती है, जबकि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जैसा चित्र में दिखाया गया है, इस पॉइंट पर नेगेटिव हो जाती है, जबकि ये कम ही हो रही होती है और ये ऋणात्मक हो जाती है। यही संबंध है इन दोनों के बीच में। जब कुल उपयोगिता शून्य होती है तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता कम हो रही होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।